हेलो बच्चों, ये वर्क एनर्जी एंड पावर का 7th वीडियो है और आज हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और उसका भी ये सेकंड पार्ट बन गया। हुआ क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब मैं शूट कर रहा था तो वीडियो ऑलरेडी 50 मिनट्स क्रॉस कर गया था और वीडियो लेंदी हो रहा था और जो अगला टॉपिक था वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक था, तो मैंने सोचा इसके 2 वीडियो बना लूं। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की अगर आपको बेसिक सीखनी है, क्या होता है, कब लगाना है, कब नहीं लगाना है, तो यहां पे भी बताऊंगा और डिटेल में उस वीडियो में बताया है। वीडियो अगर आपको चाहिए इसका पहला पार्ट तो ऊपर यूट्यूब पे जाएं, सर्च करें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फिजिक्स वाला या टाइप कर दें वर्क एनर्जी एंड पावर 06 फिजिक्स वाला या डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लें। तो माय नेम इज अलक पांडे एंड द चैनल इज फिजिक्स वाला और आज हम डिस्कस करेंगे चेन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। जैसे एक चेन टेबल पे रखी है, जब चेन नीचे गिरेगी तो उसकी क्या स्पीड होगी, फ्रिक्शन हो तो क्या होगा, नहीं हो तो क्या होगा, ये सारे सवाल यहाँ पे डिस्कस होंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने स्प्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के और भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो यार स्टार्ट करते हैं, पर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक्स बता दूं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जैसे कि फ्रिक्शन की फोर्स है इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट है तो उसने जितना वर्क किया प्लस फ्रिक्शन ने जितना वर्क किया इज इक्वल्स टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। ये कब वैलिड है? इट इज वैलिड 100% टाइम। सेकेंड पार्ट, मान लो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन की फोर्स भी प्रेजेंट नहीं है, फ्रिक्शन भी नहीं है, स्मूथ सरफेस है, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, कोई वर्क ही नहीं होगा, फोर्स नहीं है तो। और वो टर्म इधर आएगा तब बन जाएगा kf प्लस uf इज इक्वल्स टू ki प्लस ui, क्योंकि ये टर्म तो जीरो हो गया, फोर्सेज ही नहीं है तो वर्क नहीं होगा। तब हम कह सकते हैं फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी विच इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो बच्चों कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमेशा वैलिड नहीं होता। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तभी वैलिड होगा जब एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट ना हो और फ्रिक्शन की फोर्स प्रेजेंट ना हो, या तो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो वर्क ना करे, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो, ऐसा कुछ केस हो। तो ये दोनों लॉज हमें याद रखने हैं। जहां फ्रिक्शन वगैरह दिखने लगेगा सवाल में वहां पे ये चीज यूज करेंगे, जहां फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिखेगा वहां पे सीधा फाइनल एनर्जी इज इक्वल्स टू इनिशियल एनर्जी करके क्वेश्चन खत्म कर देंगे। तो इसको सबसे पहले नोट कर लें, पिछले वीडियो में भी ये चीज डिटेल में समझाई थी, यही चीज और डिटेल में चाहिए तो पिछला वीडियो देखिए, और आज यहाँ पे शॉर्टकट में चीज समझा दी हमने। अगर फ्रिक्शन वगैरह सवाल में दिखते हैं तो यही लॉ यूज करें, ये वाला फॉर्मूला या ये वाला मेथड, और जब नहीं दिखता है फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स तब फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू इनिशियल। चलिए भाई शुरू करते हैं इस वीडियो को, न्यूमेरिकल्स लेना स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल लेने का तरीका ये होगा कि मैं न्यूमेरिकल लिखूंगा, आप वीडियो को पॉज करोगे, पहले न्यूमेरिकल खुद से ट्राई करोगे, जब नहीं बनेगा तब मेरा सोल्यूशन देखोगे। तो पहला न्यूमेरिकल क्या है कि यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है, टेबल पे एक चेन रखी है, क्या रखी है? एक चेन रखी है और चेन थोड़ी सी टेबल के बाहर भी लटक रही है, हैंग कर रही है। इस चेन का मास है m और उसकी लेंथ है l। टेबल के ऊपर उसका 2l/3 पार्ट है HCV का सवाल है ये। 2l/3 पार्ट टेबल के ऊपर है और l/3 पार्ट टेबल के नीचे है। ये यहां से गिरना स्टार्ट की, ये चेन यहां से गिरना स्टार्ट की क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स इसको खींचेगी। इसको बोल देते हैं पॉइंट A, इसको बोल देते हैं पॉइंट B। गिरते 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 एक टाइम आएगा जब पॉइंट A इस जगह पे आ जाएगा फिसलते फिसलते और पूरी चेन वर्टिकल हो जाएगी, होगा पॉइंट B नीचे आ जाएगा, ऐसा होगा। हमसे पूछा है फाइंड द, यहां लिख देता हूं, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ चेन व्हेन पॉइंट A स्लिप्स ऑफ द टेबल। तो यहां पे अब आप वीडियो को पॉज करेंगे और वेलोसिटी को निकालने की कोशिश करेंगे। मास m है, लेंथ l है। कर लिया वीडियो को पॉज, 1 2 3 4 5, होए होए। चलो अब मैं आपको सोल्यूशन बताता हूं कैसे करना है। होए होए होए, पॉज किया कि नहीं चोरों? चलो भाई, तो यार देखो यहां कोई फ्रिक्शन नहीं है, नहीं है, फ्रिक्शन दिया नहीं, म्यू वगैरह कुछ नहीं दिया तो फ्रिक्शन नहीं है। कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रही है, ग्रेविटी की फोर्स है उसको छोड़ दो, ग्रेविटी की फोर्स और स्प्रिंग की फोर्स को कंसीडर मत करना, वो पोटेंशियल एनर्जी में काउंट होती है। किस में काउंट होती है? पोटेंशियल एनर्जी में।
तो हम लिख सकते हैं यहां पे KF प्लस UF इज इक्वल्स टू KI प्लस UI। ओके, फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी चेन यहां आ गई, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv² प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी पूरी की पूरी चेन यहां आ गई, मास कितना है m, लेंथ कितनी है l। अच्छा, अब क्या करें, पोटेंशियल एनर्जी कहां से मेजर करना चाहते हो? मैं कहता हूं पोटेंशियल एनर्जी को यहां से मेजर करते हैं, इसको बना लेते हैं अपनी रेफरेंस लाइन या बेस लाइन, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी को हम 0 मान लें। यहां पे हमने पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लिया, कहीं भी मान सकते थे। तो फाइनल पोजीशन में हुआ क्या, एक तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है, दूसरा इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी क्योंकि बेस लाइन के नीचे है। पर दिक्कत यह है, क्या दिक्कत है, इसको यहां लिख दूं, दिक्कत यह है कि इस चेन का कुछ मास लाइन के पास में है, कुछ मास लाइन के नीचे है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी mgl, नहीं ये तो गलत हो गया। mgl तो तब लिख सकते थे जब सारा का सारा मास यहां पे होता, तब हम बोलते माइनस mgl, इससे नीचे की तरफ था। पर लिखना गलत है क्योंकि कुछ मास यहां पे भी है, पास में है लाइन से, कुछ मास दूर है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम इसका सेंटर ऑफ मास चूज करते हैं। कुछ मास लाइन के पास है, कुछ मास लाइन से दूर है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे ले? तो हम इन सब की अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी ना निकाल के सेंटर ऑफ मास की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। सेंटर ऑफ मास यहां से कितनी दूर होगा बच्चों, ऊपर से कितनी दूर होगा L/2 पे। तो हम पोटेंशियल एनर्जी फाइनल लिख सकते हैं mgL/2, लिख सकते हैं mgL/2। चलो भाई ये तो सॉल्व हो गया। इज इक्वल्स टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, शुरुआत में रेस्ट पे है 0, प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इनिशियली इसको आपने बेसलाइन माना था, इनिशियली सिर्फ इतनी ही चेन टेबल से नीचे है। इस पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी 0, इस पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगी। अच्छा भाई, इस पार्ट का मास कितना होगा, देखो ये लेंथ कितनी है L/3, तो इसका मास कितना होगा m/3। भाई L लेंथ का मास m है, तो L/3 का मास m/3। अब इसमें भी दिक्कत है, कुछ मास पास में है, कुछ मास लाइन से दूर है, तो इसका क्या ले लो, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास इस बार यहां से कितनी दूर होगा L/6। ये लेंथ L/3 है, तो इसका आधा कर लिया L/6, यहां पे ऐड कर रहा होगा मास m/3 वाला। तो पोटेंशियल एनर्जी m कितना है m/3, g और h कितना है L/6, 3 मत लेना, L/6 आधा किया उसका भी, L/3 इतना था, ये था L/3, उसका आधा किया, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से हम पोटेंशियल एनर्जी निकाले, क्योंकि हर मास की अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी होगी, कोई मास पास कोई दूर। और बच्चों यहां पे ध्यान देना, इसको हम माइनस लिखेंगे, यहां इसको भी माइनस, ये गलती हो रही थी हमसे। माइनस क्यों, क्योंकि हम बेस लाइन से नीचे हैं, बेस लाइन से ऊपर होते तो प्लस में होती, बाद में भी नीचे हैं, शुरू में भी। अब आप यहां से v की वैल्यू निकाल सकते हो, m से m मर जाएगा, यहां से v²/2 माइनस GL/2 इज इक्वल्स टू माइनस GL/3×6=18, यहां से v²/2 इज इक्वल्स टू GL/2 माइनस GL/18, एलसीएम हो जाएगा 18, 9GL माइनस GL कितना हुआ 8GL/18, सही है। एलसीएम कितना होगा 18, 2 9 18, ये 9 9 माइनस 1 8, 8GL/18, यहाँ 2 से कटेगा 2 4 8, 2 9 18, यहाँ से v² इज इक्वल्स टू, ये 2 ऊपर जाएगा, हाय हाय, और नीचे तो कितना हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा 8GL/9, यही आएगा। सो v इज इक्वल्स टू √8GL/9। कैलकुलेशन में कहीं गलती हो तो माफ कर देना, प्रोसेस पे ध्यान देना। फिर से स्टार्ट करता हूं, शुरू की कहानी देखो, कितना पार्ट नीचे है L/3, इसका मास कितना m/3, यहां बेस लाइन मानी, इससे नीचे पोटेंशियल एनर्जी देखनी है, m/3 इस पूरे का मास है, तो हम सेंटर ऑफ मास पे गए, कितनी दूर होगा L/6, इसकी पोटेंशियल एनर्जी शुरुआत की mg और ये हुआ h, तो mgh माइनस लगाया क्योंकि नीचे। बाद में काइनेटिक एनर्जी गिर चुका है, हाफ mv², इसकी वेलोसिटी। फिर पूरी चेन नीचे आ गई है, तो बेस लाइन से नीचे कितना नीचे लाए L/2, ताकि सेंटर ऑफ मास पहुंचे, मास कितना mg L/2 लगा दिया, माइनस m से m मर गया, v²/2 माइनस GL/2 इज इक्वल्स टू माइनस GL/18, 3 6 18, v²/2 इज इक्वल्स टू GL/2 माइनस GL/10, एलसीएम हुआ 18, 9 1 8, 8GL/18, 2 4 8, 2 9 18, 4GL, v²/2 था, 2 उधर गया, 4 2 8, 8GL/9 रूट में लिख दिया, दैट इज द आंसर। ये स्पीड होगी इस की चेन की। बोलिए क्लियर हुआ आपको?
समझ में आया है? अच्छा चलिए, अब इसी के जैसा मैं एक दूसरा सवाल लेता हूं। ठीक है, मैं एक दूसरा सवाल ले लेता हूं जिसमें मैं चेन को इस तरह से ना रख के दूसरी पोजीशन में रखूंगा। मान लो ये एक ट्यूब है, सेमी सर्कुलर ट्यूब है मेरे पास। ठीक है, इस सेमी सर्कुलर ट्यूब के अंदर मैंने चेन रख दी। ठीक, इसका रेडियस मान लो r है, जो चेन रखी है उसका मास m है, ये ट्यूब है। ठीक है, अगर मैं इस चेन को थोड़ा सा यहां से खींच दूं या इस पोजीशन पे छोड़ दूं तो तुरंत चेन गिरना स्टार्ट कर देगी। मान लो ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, गिरते गिरते यहां से मैंने थोड़ा सा खींच दिया तो इस तरफ गिरना स्टार्ट कर देगी। तो B से होते 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 B वाला पॉइंट कहां पहुंच जाएगा? A पे। ठीक, यहां से गिरना स्टार्ट करेगी, इसको खींचेगी, गिरते 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 यहां पहुंचेगा। B वाला पॉइंट कहां पहुंचेगा? A पे। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ chain when end B emerges out from right end, इस एंड से जब B वाला निकले, यहां से मैंने खींचा, थोड़ी देर बाद ये सिचुएशन हो जाएगी, ये हो जाएगा A और यहां आ जाएगा B। इस टाइम इसकी क्या स्पीड होगी? अभी ये रेस्ट पे है। तो बच्चों यहां पे भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हो kF प्लस यूएफ इज इक्वल्स टू KI प्लस UI। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अगर हम फाइनल की बात करें तो उस कहानी बड़ी आसान है। मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v, मास m, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv²। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, फिर से इसको मान लेते हैं अपनी रेफरेंस लाइन या बेस लाइन, और बेस लाइन पे पोटेंशियल एनर्जी 0। अब इसकी लेंथ कितनी होगी बच्चों? ये देखो क्या है, एक सेमी सर्किल, पूरा सर्किल होता तो ये कितना होता? 2πr। अब ये आधा सर्किल है तो इसकी लेंथ होगी कितनी असल में? πr। बोलो सही है? अगर ये चेन पूरे सर्किल पे बंधी होती तो 2πr लेंथ होती, सेमी सर्किल पे है तो πr, तो इसकी लेंथ है बच्चों πr। तो सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा बच्चों? आधी लेंथ पे होगा, मतलब यहां से कितना नीचे? πr/2। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? एक तो माइनस में लिखनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ है। फिर लिखोगे m, मास कितना? पूरा m मास, g, और लेंथ कितनी होगी? πr/2, क्योंकि सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? πr2 पे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh। सब मास अलग अलग जगह पे है, यहां से अलग अलग दूरी पे, तो हम सेंटर ऑफ मास की दूरी ले लेंगे। अच्छा, इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बच्चों 0 है क्योंकि शुरुआत में रुकी हुई है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालना एक दुविधा है। क्या प्रॉब्लम है? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालना दुविधा है। ये बेस लाइन है, कुछ मास देखो यहां से इतना ऊपर है, कुछ मास यहां से इतना ऊपर है, और कुछ मास यहां से इतना ऊपर है, कुछ मास इतना ऊपर, कुछ इतना ऊपर। हर मास की हाइट देखो बेस लाइन से अलग अलग है। तो फिर वही बात है, अगर हमें इसका सेंटर ऑफ मास पता हो तो कहानी बन जाएगी। आज मैं आपको एक यहाँ पे शॉर्टकट बता देता हूं, इसको मैं सिखाऊंगा सेंटर ऑफ मास जब पढ़ाऊंगा। आप चाहो तो इस शॉर्टकट का डेरिवेशन देख सकते हो, मैंने करके दिखाया है, लेक्चर है पोटेंशियल एनर्जी फिजिक्स वाला, उसमें है। अभी शॉर्टकट बताता हूं। सेमी सर्किल का बच्चों जो सेंटर ऑफ मास होता है वो आता है एट अ हाइट ऑफ 2r/π पे, यानी इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे आएगा। इस पूरी रिंग का सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे आएगा। सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर भी हो सकता है। कितनी हाइट पे आएगा? 2r/π। अब आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। पूरे का मास m, सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पे है? 2r/π। देखो कुछ मास नीचे था, कुछ मास ऊपर था, तो ओवरऑल सेंटर ऑफ मास यहां पे आया। तो mg 2r/π। बस इसको लगा देंगे आप, यहां से आप वेलोसिटी निकाल लेंगे, m कैंसिल हो जाएगा। यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ v वॉट एवर इट इज। इसको सॉल्व करना इश्यू नहीं है, इश्यू होता है ये इक्वेशन बनाना। ये कैसे हुआ? 2r/π। देखना चाहोगे क्या ये भी? अच्छा, मैं प्रूफ कर दूं कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mg 2r/π है। आओ देखो, ये बात भी मैं प्रूफ कर दूंगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आओ देखो, मान लो ये सेमी सर्किल में है अपनी चेन, और आपने देखा प्रॉब्लम क्या हो रही है?
प्रॉब्लम ये हो रही है सब मास की हाइट अलग अलग है। तो मैं कहता हूं यहां पे एक छोटा सा मास आप काट लो, ठीक है, यहां से आप थीटा एंगल ऊपर आओ और यहां पे एक छोटा सा मास काट लो dm, और मान लो कि ये एंगल छोटा सा d थीटा बना रहा है और ये मास कितना है, dm मास है, ठीक है। इसकी हाइट यहां से कितनी होगी बच्चों, ये रेडियस हो गया सर्किल का, तो ये हाइट कितनी होगी, देखो ये रेडियस, ये कितना होगा r cos थीटा, और हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी r sin थीटा। अच्छा, अब ये मास कितना है dm, अगर ये हमें मिल जाए तो कहानी बन जाएगी। ऐसे ही dm मास काटते जाएंगे और अलग अलग छोटे छोटे पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी निकालते जाओ और सबको जोड़ दो, टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। इस dm की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ dm मास कितनी होगी बच्चों, dm g, और हाइट कितनी है r sin थीटा। ऐसे ही सब छोटे छोटे की पोटेंशियल एनर्जी निकालो और सबको जोड़ दो। जोड़ने का मतलब याद है, इंटीग्रेशन, सबको इंटीग्रेट कर दो। एक बार dm यहां ले लो, एक बार dm यहां ले लो, सबकी अलग अलग हाइट होगी, फिर इंटीग्रेट कर दो। प्रॉब्लम क्या है इंटीग्रेशन में, वेरिएबल देखो इसमें कौन है, वेरिएबल थीटा है। जब अलग अलग dm लोगे तो थीटा की वैल्यू अलग अलग होगी। यहां वाला जब dm लोगे थीटा 0 होगा, यहां वाला dm लोगे तो थीटा 90 होगा, यहां वाला dm लोगे थीटा 180, मतलब थीटा वैरी करेगा 0 से लेके 180 तक। बहुत बढ़िया बच्चों, तो हमें इस dm को हटा के d थीटा लाना चाहिए, क्योंकि वेरिएबल थीटा है, उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो मैंने ये पार्ट निकाल लिया, ये एक तरीका होता है पूरा, मैंने पोटेंशियल एनर्जी की वीडियो में भी समझाया, फिर से समझ लो, जरूरी भी है समझना। अभी सेंटर ऑफ मास अगला टॉपिक आ रहा है, सब बहुत पढ़ना है। मान लो ये मास dm है, ये लेंथ कितनी है r, और एंगल कितना है d थीटा छोटा सा। अच्छा, मुझे इस मास की वैल्यू चाहिए, या ये कहो उसको थीटा के टर्म में लिखना है। अच्छा भैया ठीक है, करने की कोशिश करते हैं। बच्चों ये लेंथ कितनी होगी, लेंथ हो जाएगी r d थीटा, आर्क इज इक्वल्स टू रेडियस इंटू एंगल, पढ़ा होगा, आर्क इज इक्वल्स टू रेडियस इंटू एंगल, एंगल कितना है d थीटा, रेडियस r है, तो मैंने आर्क निकाल ली, पढ़ा होगा ना l इज इक्वल्स टू r थीटा, या ये पढ़ा होगा बच्चों थीटा इज इक्वल्स टू l बाई r, आर्क अपॉन रेडियस। एनीवेज अब पढ़ लो आर्क क्या होती है, r d थीटा। अच्छा, तो अब हमें इसका मास चाहिए r d थीटा का, ठीक है, निकाल सकते हैं। इस पूरे की लेंथ कितनी है बच्चों, पाई r, पूरे की लेंथ कितनी है, पाई r, तो बच्चों पाई r लेंथ का मास कितना है, m है, तो ये लेंथ कितनी है, r d थीटा, तो r d थीटा का मास कितना होगा, m अपॉन पाई r इंटू r d थीटा, और यही मास क्या कह रहे हैं हम, dm। अगर इसका मास हमें मिल जाए तो हम यहां रख दें, हम चाहते हैं थीटा के टर्म्स में इंटीग्रेट करें, यहां पे थीटा 0 बढ़ाते जाए सारे मास इंक्लूड होते जाए। तो मैंने कहा ये r d थीटा लेंथ है, अब मुझे इसका मास निकालना है, तो पूरी लेंथ कितनी है, पाई r, पाई r का मास m है, तो r d थीटा का मास m अपॉन पाई r इंटू r d थीटा, m बाई पाई r d थीटा मास हो गया इसका, जो dm की वैल्यू, तो आप पुट कर दो m बाई पाई d थीटा, ये हो गया dm का वैल्यू, इंटू g इंटू r इंटू साइन थीटा, इंटीग्रेट कहां से कहां मारोगे, 0 से लेके 180, सारे पार्ट्स इंक्लूड हो जाएंगे। अब ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इज इक्वल्स टू m कांस्टेंट बाहर, पाई कांस्टेंट बाहर, रेडियस कांस्टेंट बाहर, g कांस्टेंट बाहर। इंटीग्रेशन किसका बचेगा, साइन थीटा दी थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, कहां से कहां, 0 से 180। तो बच्चों कर लो m r g बटे पाई, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 180 माइनस कॉस, देखो माइनस कॉस 180, फिर माइनस कॉस 0, सही लिख रहा हूं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, दिखाई पड़ रहा है यहां तक बोर्ड, m r g बटे पाई, अब माइनस कॉस 180, कॉस 180 होता है -1, फिर से माइनस लगा दिया तो +1, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, कॉस 0 की वैल्यू भी होती है 1, तो 2m r g बटे पाई, ये आ रही इसकी पोटेंशियल एनर्जी। जरा देखो हमने यहां भी ये लिखा है 2mgr बटे पाई, 2mgr बटे पाई। तो इंटीग्रेट करके भी कर सकते हो, और बेटर है कि किससे कर लो, सेंटर ऑफ मास से। तो अब याद रखना कि सेमी सर्किल का सेंटर ऑफ मास यहां से कितनी ऊपर होता है, 2r बाई पाई, और कहां होता है, बीच वाली लाइन पे, क्योंकि इस तरफ तो मास बराबर है, जो कहानी है ऊपर नीचे में हो रही, कुछ मास कम ऊपर है, कुछ मास ज्यादा ऊपर, तो ओवरऑल सेंटर ऑफ मास 2r बटे पाई पे आता है। पूरे का मास लिया m,
जी हाइट 2r/पाई खत्म। या तो ये रास्ता अपनाओ इंटीग्रेशन वगैरह का, तब भी 2mr/पाई जी वही पोटेंशियल एनर्जी आ रही। इसके बाद आप v निकाल सकते हो। चलिए बच्चों, आपको इस तरह की कहानी भी करने का तरीका समझ में आ गया। इसी से रिलेटेड एक सवाल और है, वो मैं चाहूंगा आप नीचे कमेंट करेंगे। चलिए उसको आप कमेंट करिएगा। एक सवाल और है, एकदम इसी के जैसा है, उसमें भी मैं आपको सेम सवाल पूछने वाला हूं। क्या सवाल है? पिछली बार वाला जो सवाल था उसको मैंने आधा कर दिया। ये टनल जो थी अब वो क्वार्टर के बराबर हो गई, ठीक है। और यहां पे फिर से एक चेन रख दी मैंने क्वार्टर में, ये एंगल 90 है, रेडियस r है, और इस चेन का मास फिर से m है। फिर से ये पॉइंट A है, पॉइंट B है, चेन को खिसकाएंगे, यहां से फिसलेगी। आपको फाइंड करनी है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ A व्हेन इट इमर्जेस आउट फ्रॉम लोअर एंड, जब लोअर एंड से A बाहर आए। चलिए हम ही सॉल्व कर देते हैं। जब बाहर आएगा तो कहानी ये बनेगी। आप पॉज करके ट्राई करो, पहले एक बार आप पॉज करके खुद से ट्राई करो इसको। पिछले वाले की तरह है एकदम। दिक्कत क्या है, उसको काट के आधा कर दिया, सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि एकदम बीच से काटा है यार, फर्क कहां पड़ेगा, अभी भी उतनी ऊपर होगा सेंटर ऑफ मास। अरे रे छी, इतना भी नहीं समझ पा रहे हो। मान लो ऐसा था है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे था, अब तुम काट दोगे तो बराबर से तो काटा है, अभी भी सेंटर ऑफ मास यही होगा। इसमें खिसकेगा, इसमें खिसकने से हमको मतलब ही नहीं है, हाइट तो यही होगी। हमें तो वर्टिकल हाइट से मतलब है, सेंटर ऑफ मास की, इससे कहां मतलब है? अरे छी, चलो खैर, पॉज किया, पॉज करो, सॉल्व करो, बताते हैं फिर। कर लिया, ट्राई कर लिया, आओ देखो, कर लिया पॉज ट्राई, ओके आओ देखो। कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है तो हम लिख सकते हैं kF + UF इज इक्वल्स टू KI + UI। फाइनल काइनेटिक एनर्जी मास m है, हाफ mv²। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी पूरा का पूरा नीचे गिर गया, इसको हमने माना बेस लाइन, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मानी 0। इसकी हाइट कितनी होगी? देखो पूरा सर्किल होता तो 2πr, आधा होता तो πr, उसका भी आधा, मतलब ये कितना है πr/2। हाँ या ना भाई? ये पूरा होता तो πr, उसका भी आधा कर दिया πr/2, तो ये कितना नीचे गया πr/2। ये इसका मास, मास कहां पे होगा? सेंटर ऑफ मास पे देखना होगा, सेंटर ऑफ मास कितनी ऊपर होगा πr/4। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? पहले तो प्लस हटाओ, माइनस लगाओ क्योंकि नीचे है, mg πr/4 इज इक्वल्स टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, शुरुआत में रेस्ट पे है, काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फिर वही बात है, मास m है, g है, पर कुछ मास इतना ऊपर, कुछ और ऊपर, कुछ और ऊपर, तो क्या करें हम? इसका सेंटर ऑफ मास निकालें। अब बच्चों इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां आएगा अंदर की तरफ, पर हाइट अभी भी इतनी ही होगी, कितनी? 2r/पाई, क्योंकि आपने बराबर से काटा है यार। मतलब आप इसकी जब लिखोगे एनर्जी, मास m, ग्रेविटी g और हाइट कितनी? 2r/पाई। अब आपको नहीं विश्वास है और इसको साथ में क्या लिखें? प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, प्लस, क्योंकि इस बार किधर है? ऊपर। पिछली बार माइनस लिख दिया क्या हम लोग ने? उसको प्लस कर लेना, क्योंकि कितनी हाइट कहां थी? बेस लाइन से ऊपर थी, ठीक है। पिछली बार मैं नीचे चला दूंगा, अगर मैं चेक कर लूंगा अभी बाद में, तो ऊपर है, तो mg 2r/पाई। चाहो तो इसको अब चेक कर लो कि ये आपने कैसे निकाला, v तो निकाल लोगे ना अब यहां से। अब आओ देखते हैं इंटीग्रेट वाले तरीके से। ये है जुम्बा जुम्बा जुम जुम जुम्बा जुम्बा जुम जुम्बा जुम्बा जुम जुम जुम्बा जुम्बा जुम ओए जुम। यहाँ पे आ जाओ, थीटा एंगल पे एक मास काट लो, dm कुचुक, रेडियस r, इसको बोलेंगे क्या? d थीटा। ओके, फिर हम इस dm की पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं क्या? dmg, और ये हाइट कितनी हो जाएगी? r sin थीटा, तो dmg r sin थीटा। फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट, dm नहीं अच्छा लग रहा, थीटा वेरिएबल है, इस बार थीटा कहां से कहां जाएगा? इस बार थीटा, dm यहां से यहां तक लेना है, तो थीटा, अरे थीटा रे, थीटा सबसे पहले 0, फिर बढ़ते 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 90। इस बार पूरा तो कंप्लीट करना नहीं यार, एक dm यहां पे लो, एक डीएम यहाँ पे 90 तक, तो 0 से कहां तक जाना है? 90 तक जाना है। अब डीएम को हटाना भी है, तो फिर से वही कुछ कुछ बना लो, ठीक है। यहां बना लूं, क्या बना लो? कुछ कुछ, ये कुछ कुछ कुछ, ये डी थीटा, ये आर, ये लेंथ कितनी हो जाएगी? आर डी थीटा। इसका मास कितना है? डीएम। अब की बार पूरी लेंथ कितनी है? πr/2, तो πr/2 का मास कितना है? m, तो आर डी थीटा का मास कितना होगा? m/πr/2 इंटू आर डी थीटा।
अभी समझ में आ रहा है कि नहीं? आर डी थीटा का मास हमें निकालना था, डीएम है ना, वहां से डीएम हटाना चाहते हैं। पूरी लेंथ कितनी है इसकी? पाई आर बाई 2, इसका मास कितना है? एम, तो आर डी थीटा कितना होगा? एम बाई पाई आर बाई 2 इंटू आर डी थीटा, ये कैंसिल 2 ऊपर गया, तो ये मास कितना आया? ये डीएम की वैल्यू है ना, डीएम, इसका मास कितना आ रहा है वहां से देखो, बताओ। 0 से 90 का इंटीग्रेशन, नीचे लिख देता हूं, आजा प्यारी, 0 से 90 का इंटीग्रेशन, डीएम की वैल्यू, ये 2 ऊपर जाएगा, 2m/पाई, और क्या है? डी थीटा, फिर क्या है? जी आर साइन थीटा। अब देखो यहां से क्या क्या बाहर आ जाएगा, यहां से बाहर आ जाएगा 2m/g r बाहर आ गया। साइन थीटा को इंटीग्रेट करोगे माइनस कॉस थीटा, कहां से कहां? 0 से 90, माइनस कॉस थीटा, कहां से कहां? 0 से 90, अरे यार ये माइनस को उठा के बाहर करो, चलो। कॉस 90 इज 0 माइनस कॉस 0, cos 90 माइनस cos 0, cos 90 इज कितना? 0 माइनस cos 0 इज -1, -1 बाहर आके इसको कर देगा +1, 2mgr/पाई, 2mgr/पाई। तो चाहे इंटीग्रेट करके करो, चाहे सेंटर ऑफ मास मेथड से करो, दोनों ही तरह से आंसर सही आएगा। यहां से आप इसकी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया इस तरह के सवाल? अब कर लोगे गिरने पड़ने वाले चेन के। अच्छा, अब चेन से रिलेटेड जो सबसे बेस्ट सवाल है वो मैं कराने जा रहा हूं, तैयार हो जाएं। कई लोग तो घर में अंदर चले गए, अच्छी शर्ट पहन के आ गए, सर हम तैयार। ओए शादी का नेता थोड़ी ना है, तैयार हो गए, सवाल करना है। तो वीडियो को पॉज करेंगे, अगला सवाल खुद से फिर से ट्राई करेंगे। अगले सवाल को मैं एक कहानी की तरह समझाऊंगा, उसके धीमे धीमे छोटे छोटे पार्ट्स बनाऊंगा। सबसे पहला पार्ट, हमारे पास एक टेबल है। क्या आपके पास एक टेबल है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? हाँ भाई, तो ये मास m, लेंथ l, इसको आपको, अच्छा इस टेबल पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू, मान लो किसी टेबल पे आप चेन को रखो, तो यार चेन नीचे की तरफ गिरने लगती है, तो आप करते हो चेन को थोड़ा ऊपर रख देते हो, फिर नहीं गिरती, थोड़ा सा लटकती रहती, गिरती नहीं है, च्यू थोड़ा सा च्यू करो, नीचे गिर जाती है। तो मैं टेबल पे चेन रखी, नहीं गिरी, थोड़ा सा ऐसे किया, नहीं गिरी, थोड़ी सी और, थोड़ी सी गिर जाती है। तो हमें फाइंड करनी है, खुद से ट्राई करेंगे, मैक्सिमम लेंथ ऑफ चेन दैट कैन हैंग ऑफ टेबल विदाउट स्लिपिंग। पॉज करें, खुद से ट्राई करें। ये तो वर्क एनर्जी का सवाल भी नहीं है, लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन का सवाल हुआ। हमें मैक्सिमम लेंथ ऑफ चेन चाहिए दैट कैन हैंग विदाउट स्लिपिंग। चेन को पूरा रखोगे नहीं गिरेगी, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा गिर गई। तो वो लास्ट पॉइंट पता लगाना है, कितनी लेंथ नीचे तैर सकती है। ट्राई करें। ऑप्शन दूं मैं? चलिए ऑप्शन देखें, ऑप्शन है L इंटू म्यू अपॉन म्यू स्क्वायर प्लस 1, ऑप्शन बी म्यू L अपॉन म्यू प्लस 2, ऑप्शन सी L अपॉन 1 प्लस म्यू, ऑप्शन डी म्यू L अपॉन 1 प्लस म्यू। आपको पता लगाना है कितनी लेंथ टेबल के बाहर हैंग कर सकती है। ट्राई करें इस क्वेश्चन को, और एक और काम करो, नीचे जाके कमेंट करो आंसर बिना पॉज हटाए, देखते हैं किसका सही होता है। पॉज करके ट्राई करें। पहले 4 ऑप्शन दिए हैं मैंने, ट्राई करें कितनी मैक्सिमम लेंथ हैंग कर सकती है बिना गिरे। ट्राई करें, कर लिया ट्राई? 1 2 3 4 5। चलो मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है। अच्छा, हमें नहीं पता कितनी पार्ट हैंग कर रहा क्या नहीं, तो हम मान लेते हैं इसका x पार्ट हैंग कर रहा, तो ऊपर कितना पार्ट हो गया? ऊपर हो गया L माइनस एक्स, ठीक। इसका मास कितना हो जाएगा? देखो लेंथ L का मास m है, तो x लेंथ का मास कितना होगा? m बाई एल इंटू एक्स, तो इसका मास हो गया m बाई एल इंटू एक्स, ठीक है। इसका मास कितना होगा? देखो लेंथ L का m है, तो L माइनस एक्स का कितना होगा? L माइनस एक्स का कितना होगा? m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। क्लियर है? पूरी लेंथ L का मास m है, तो x का मास हो गया m बाई एल इंटू एक्स। एल माइनस एक्स का हो जाएगा m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, तो इसका मास हो गया m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। इतना मास ऊपर है, इतना मास नीचे है, हमने मान लिया इक्विलिब्रियम के समय पे, ठीक है। अब अगर इक्विलिब्रियम है, यहां एनर्जी कंजर्व नहीं करनी है भाई,
इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, रुका रहना है। अगर इक्विलिब्रियम है तो नीचे की तरफ लगने वाली फोर्स को बचाएगा कौन? फ्रिक्शन की फोर्स। भाई ये पूरी चेन के ऊपर एक फोर्स लग रही होगी नीचे की तरफ, इस पार्ट पे, इसको तो नॉर्मल रिएक्शन बचा लेगा, इसको कोई नहीं तो खींच रहा होगा। कितनी फोर्स से नीचे खींच रहा होगा? ये नीचे खींच रहा होगा m/l(x)g। सही है, इतना मास हैंग कर रहा है, ये नीचे गिराना चाह रहा, कितना मास? m/l(x)g। बचाएगा कौन इस पूरे को? बचाएगी फ्रिक्शन की फोर्स जो ऐसे लग रही है। फ्रिक्शन सिर्फ इस पार्ट पे एक्ट करेगा, तो फ्रिक्शन की फोर्स कितनी होती है? म्यू n। नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ इतने मास पे लगेगा, यानी म्यू mg। इसका मास कितना है? ये रहा, तो फ्रिक्शन की फोर्स है म्यू m/l(x)g। ये फ्रिक्शन की फोर्स है जो इसको बचाएगी। तो हमको ये करना है, बचाने वाली फोर्स गिराने वाली फोर्स से ज्यादा हो तभी तो बचेगा। फ्रिक्शन की फोर्स है जो बचा के रखी है, पकड़ के रखी है। फ्रिक्शन की फोर्स कितनी आ रही है? म्यू m/l(x)g इज ग्रेटर देन m/l(x)g। बोलो क्लियर है? ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दें, ग्रेटर देन इक्वल टू। और यहां पूछ रहा है मैक्सिमम कितना हैंग कर सकती है, तो यार ग्रेटर देन इक्वल टू हटा के इक्वल टू कर ले। आखिरी कंडीशन पूछ रहा है, इसके बाद फ्रिक्शन ना संभाल पाएगा, इसके बाद चेन का मास ज्यादा हो जाएगा, फ्रिक्शन के पास इतना फोर्स नहीं होगा बचा पाए, लटकने वाला मास इतना ज्यादा हो गया। बस इसको सॉल्व करना है। m से m मरा, l से l मरा, g से g मरा। ये यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है। क्या इक्वेशन बन रही है जरा देखो, म्यू l माइनस म्यू x इज इक्वल्स टू x, यहां से इधर ले गए, म्यू l इज इक्वल्स टू x इंटू 1 प्लस म्यू। सही है, यहां से x इज इक्वल्स टू म्यू l अपॉन 1 प्लस म्यू। ये हो गया आंसर, कहीं दिख रहा है? ऑप्शन डी, म्यू l अपॉन 1 प्लस म्यू। कैसे कैसे किया समझ में आया? मैंने माना x पार्ट हैंग कर रहा, उसका मास हो गया m/l इंटू x। l लेंथ का मास कितना है? m, तो x लेंथ का कितना होगा? m/l इंटू x। यही मास नीचे गिरा रहा, तो नीचे गिराने वाली 4m/l(x)g। फिर ये वाला मास कितना होगा? भैया l लेंथ का m है, तो l माइनस x का कितना होगा? m/l इंटू l माइनस x। ये मास पे फ्रिक्शन लग रहा, तो फ्रिक्शन म्यू mg, ये मास रखा। फिर हमने बोला फ्रिक्शन वाली फोर्स गिरने वाली फोर्स से ज्यादा हो और लास्ट कंडीशन पे बराबर हो, यहाँ ये रखा, इक्वेट किया और आंसर निकाल लिया। तो हमें पता चल गया कितनी लेंथ को यहाँ होना चाहिए, म्यू l अपॉन 1 प्लस म्यू। कितना? म्यू l अपॉन 1 प्लस म्यू, म्यू l अपॉन 1 प्लस म्यू। इसी सवाल को कई बार कॉम्पिटिशन में ऐसे पूछता है, मतलब ये सब बड़े बेसिक सवाल है, ये ऐसे कि आप देखते ही मार के आगे बढ़ जाओ। यू शुडंट वेस्ट टाइम ऑन दीस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। हर किताब में एकदम रगड़ रगड़ के दिए रहते हैं। म्यू l अपॉन 1 प्लस म्यू, क्लियर है? म्यू l अपॉन 1 प्लस म्यू। जैसे इसी सवाल को इस तरह से पूछ लेगा आपसे कि ये है चेन रखी है और यही चेन लटक रही है। हमसे पूछेगा यहाँ फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, इसकी लेंथ l है, मास m है। हमसे पूछेगा फाइंड द लेंथ ऑफ चेन on table when it is just about to slip। बस स्लिप होने वाला है, उस टाइम टेबल पे कितनी लेंथ होगी? तो बड़ा आसान है, ये लेंथ कितनी थी आप निकाल चुके हो, म्यू l अपॉन 1 प्लस म्यू। तो ये बची हुई लेंथ कितनी होगी? टोटल लेंथ l है, l में से इसको माइनस कर दो, l माइनस म्यू l अपॉन 1 प्लस म्यू। तो यहां से l कॉमन लो, 1 माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू, एलसीएम 1 प्लस म्यू हो गया, l अपॉन 1 प्लस म्यू, और ये 1 प्लस म्यू माइनस म्यू, म्यू म्यू कैंसिल, यही आएगा आंसर, l अपॉन 1 प्लस म्यू। तो ये लेंथ कितनी होगी? l अपॉन 1 प्लस म्यू। एक सवाल ये भी आ जाता है, कितनी लेंथ ऊपर है? l अपॉन 1 प्लस म्यू। कितनी लेंथ लटक रही है? म्यू l अपॉन 1 प्लस म्यू। कुछ मतलब पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जो एकदम रटे रटाए होते हैं। ये वाला याद रखो, म्यू l अपॉन 1 प्लस म्यू, वरना सॉल्व करने लेना यार, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेना। मेथड तो मैंने बता दिया आपको, है ठीक है? अच्छा, तो चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो इसी थीम पे है, और इसी क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए वही चेन है, ओके, और ये वैसे ही रखी है, इट इज जस्ट अबाउट टू स्लिप, दिस चेन इज जस्ट अबाउट टू स्लिप। इसका लेंथ l है, मास m है, इट इज जस्ट अबाउट टू स्लिप, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। बच्चों जब ये चेन गिरेगी तो फ्रिक्शन की फोर्स इस तरफ इसको रोकना चाहेगी, ठीक है? हमने इसको थोड़ा सा ऐसे पुश दिया, थोड़ा सा ऐसे
खींच लिया या यहां से थोड़ा सा ऐसे पुश कर दिया तो ये चेन गिरने लगेगी। जब चेन गिरेगी तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा पर चेन का डिस्प्लेसमेंट होता रहेगा, मतलब फ्रिक्शन वर्क करता रहेगा। तो हमसे पूछा फाइंड द टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन when chain slips off completely from this position। किस पोजीशन से? जस्ट गिरने वाली थी। जस्ट गिरने वाली मतलब ये लेंथ कितनी रही होगी L/1 प्लस म्यू, और ये लेंथ कितनी रही होगी म्यू L/1 प्लस म्यू। इस जगह पे चेन थी, इसको थोड़ा सा हमने खींचा तो ये चेन नीचे गिरने लगी। पूछा जब ऐसा हुआ चेन गिरने लगी तो फ्रिक्शन ने इस पूरी कहानी में कितना काम किया। तो वीडियो को पॉज करें, इसको ट्राई करें। थोड़ा सा अच्छा सवाल है ये। दिक्कत क्या है चलो देखते हैं। कर लिया पॉज, ट्राई कर लो पॉज करके 5-10 मिनट रुक के। वर्क डन कैसे निकालोगे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब प्रॉब्लम क्या है यार? प्रॉब्लम है फ्रिक्शन की फोर्स में। फ्रिक्शन की फोर्स कितनी होगी म्यू एन, और नॉर्मल रिएक्शन होगा म्यू एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट एस। प्रॉब्लम ये है कि ये जो मास है ना एम, ये वाला मास, फ्रिक्शन तो इसी पे लगेगा, इस पे तो फ्रिक्शन लगेगा नहीं, इतने ही मास पे लगेगा। जैसे जैसे चेन गिरती जाएगी वैसे वैसे ये एम चेंज होता जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? जैसे यहां वाला मास है, इसको देखो, इस पे फ्रिक्शन यहां से लेके पूरे यहां तक लगेगा, यानी पूरे इतने डिस्टेंस पे लगेगा। यहां वाला मास पे उस पे वो यहां से सिर्फ यहां तक गिरेगा, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट इतनी ही दूर होगा, फ्रिक्शन इतनी दूर लगेगा। यहां वाला मास है उस पे फ्रिक्शन इतनी ही दूर। एक तो मास लगातार समय के साथ चेंज हो रहा, दूसरी बात हर एक मास का डिस्प्लेसमेंट भी अलग है, इसलिए दिक्कत है इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करना। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें वही इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाला ट्रिक लगाएंगे, छोटा सा मास डीएम वगैरह काटेंगे और सोचना स्टार्ट करेंगे। हमने क्या कहा? हमने कहा यहां पे मान लो एक छोटा सा मास डीएम है, इस यहां से x दूर, और इस चेन की लेंथ मान लो dx, चेन के छोटे से पार्ट की। dx पार्ट का मास है dm। क्या dm निकाल सकते हैं? बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। l लेंथ की चेन का मास m है तो dx लेंथ की चेन का मास होगा m/l इंटू dx। ये हो गया इसका मास। इस मास पे लगने वाला फ्रिक्शन कितना होगा बच्चों? म्यू m g। इसका मास कितना है? म्यू, छोटा सा मास dm कितना है? m/l इंटू dx इंटू जी। अब जब चेन पूरी गिरेगी तो इस मास पे फ्रिक्शन कितना वर्क करेगा? यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट होगा। सो स्मॉल वर्क डन ऑन दिस स्मॉल पार्ट विल बी फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेसमेंट होगा इसका? x। फ्रिक्शन कितना है? म्यू m/l dx इंटू जी, और डिस्प्लेसमेंट x। ये छोटा सा वर्क डन हुआ छोटे से पार्ट पे। ऐसे ही यहां पे एक डीएम काट लेंगे, उस पे देख लेंगे कितना वर्क हुआ। ऐसे ही डिफरेंट डीएम काट लेंगे। किस चीज को वेरी कराएंगे? x को। x की वैल्यू जब 0 लोगे तो यहां वाला डीएम आएगा, फिर x की वैल्यू जब L/1 प्लस म्यू लोगे तो यहां वाला डीएम। मतलब x को वेरी करा दें, इसको इंटीग्रेट कर दें, सारे वर्क डन आ जाएंगे, और x को वेरी करा दें 0 से बोलो L/1 प्लस म्यू तक, 0 से L/1 प्लस म्यू तक। बस खत्म, यही सवाल था। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, म्यू कांस्टेंट बाहर, m कांस्टेंट बाहर, L कांस्टेंट बाहर, g कांस्टेंट बाहर। इंटीग्रेशन किसका होगा? x dx का। इंटीग्रेशन ऑफ x dx फ्रॉम 0 टू L/1 प्लस म्यू। अब आपको यहां से dw इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द वर्क टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू म्यू mg बराबर l। x dx का इंटीग्रेशन बोलो, x स्क्वायर बाई 2 है ना, x स्क्वायर बाई 2। क्या रखोगे पहले? ये माइनस ये, मतलब आएगा l स्क्वायर अपॉन 1 प्लस म्यू का होल स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये आंसर आएगा। यहां से एक l से एक l मर जाएगा एंड द फाइनल वर्क डन इज ओवर हियर। जब चेन को एकदम गिरने वाली पोजीशन में, जस्ट स्लिपिंग ऑफ पोजीशन में रखा और वहां से थोड़ा सा खींच के छोड़ा तो फ्रिक्शन ने टोटल वर्क किया। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज हियर वी हैव म्यू mg L/1 प्लस म्यू का होल स्क्वायर। समझ में आया ये? वैसे तो ये हमारा क्वेश्चन वर्क डन में ही हो सकता था, वेरिएबल फोर्स का वर्क डन, पर हमने यहां इसको कराया क्योंकि अब इसका अगला पार्ट जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। धीमे धीमे बढ़ रहे हैं। यहां तक समझ में आया? चेन का उतना पार्ट ऊपर था जो जस्ट गिरने से बचा सकता था,
फिर हमने पूछा पूरी चेन जब स्लिप कर गई तो फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया, तो वर्क का फॉर्मूला बड़ा आसान था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। प्रॉब्लम ये थी फ्रिक्शन की फोर्स वेरिएबल हो रही थी क्योंकि मास लगातार चेंज हो रहा था। दूसरी प्रॉब्लम ये थी अलग अलग मास का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हुआ था, तो हमने डीएम मास काटा x डिस्टेंस पे, उसकी लेंथ कितनी है dx, हमने बोला l का मास m तो dx का मास ये। फिर हमने कहा फ्रिक्शन फोर्स कितनी लगेगी इस डीएम पे, म्यू इंटू मास रख दिया इंटू जी ले लिया। फिर वर्क डन इस डीएम का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना डिस्प्लेस होगा जब चेन गिरेगी तो x, तो हमने इसको कितना ले लिया x ले लिया। फिर हमने कहा इसी तरह से डीएम डीएम काटो और x को वेरी करा दो 0 से यहां तक, तो सारे मास अपने आप आ जाएंगे और उससे हमने आंसर निकाल लिया। चलिए अब इसका अगला पार्ट जो है वो है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, और वो सवाल इसका सबसे बढ़िया सवाल बन सकता था, और वो सवाल अगर आएगा तो सिर्फ जेईई एडवांस में आ सकता है, मेंस के लेवल का सवाल नहीं है। ठीक है, ये तो मेंस लेवल का सवाल था फिर भी। अब देखो अगला सवाल जो है वो आपका या तो एम्स में मिल सकता है या आपको एडवांस में मिल सकता है सिर्फ। नेक्स्ट सवाल क्या है, मान लो ये वही चेन वाली कहानी आपको पूरी लिख के दे दा कि ये चेन रखी है टेबल के ऊपर सच दैट इट इज जस्ट अबाउट टू स्लिप ऑफ। A chain of length L, mass M is kept on a table with coefficient of friction mu such that it is just about to slip off. इस इंस्टेंट पे इस चेन को मैंने थोड़ा सा खींच दिया जिसकी वजह से ये स्लिप कर गई। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ चेन व्हेन इट कंप्लीटली slips off the table, when it completely slips off the table, मतलब जब ये चेन पूरी तरह से टेबल से स्लिप कर गई तब इस चेन की वेलोसिटी कितनी है, ये सवाल पूछा है। क्या यहां पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? बिल्कुल, फ्रिक्शन है। मतलब आप ये नहीं लिख सकते इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। पहला वाला फॉर्मूला याद है मैंने लिखा था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू के एफ प्लस यू एफ माइनस के आई प्लस यू आई। अब यहां ये यूज करना पड़ेगा क्योंकि फ्रिक्शन प्रेजेंट है। नॉन कंजर्वेटिव मतलब फ्रिक्शन की फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स और कोई है नहीं तो जीरो, यानी वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू के एफ प्लस यू एफ माइनस के आई प्लस यू आई। ठीक है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन आपने अभी अभी कैलकुलेट किया था पिछले सवाल में। कैसे किया था जल्दी से याद करो, यहां पे एक मास काटा था dm, लेंथ ली थी dx, यहां से कितना डिस्टेंस था x, फिर हमने कहा था इस पे फ्रिक्शन की फोर्स कितनी होगी म्यू इंटू dm इंटू जी, फिर dm हमने निकाला था कितना आया था m बाई एल इंटू dx इंटू जी, फिर हमने वर्क डन निकाला था इंटीग्रेट वगैरह किया था। सो व्हाट वाज द फाइनल आंसर ऑफ दैट, निकाल ले फिर से, dw निकालेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट x, म्यू इंटू एम बाई एल डी एक्स इंटू जी, डिस्प्लेसमेंट x, इसको इंटीग्रेट किया था हमने 0 से लेके l अपॉन 1 प्लस म्यू तक, यहाँ लेंथ कितनी है l अपॉन 1 प्लस म्यू, ये पूरी लेंथ। फिर इसको इंटीग्रेट वगैरह किया था, म्यू बाहर आ गया था, m बाहर आ गया था, l बाहर आ गया था, g बाहर आ गया था, x स्क्वायर बाई 2 आया था और हमारा l स्क्वायर अपॉन 1 प्लस म्यू का होल स्क्वायर था, एक l से एक l कैंसिल हो गया। सो म्यू एम जी एल अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हम निकाल चुके हैं, क्या है म्यू एम जी एल अपॉन 1 प्लस म्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इसका मास कितना है m, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है इसके पास? बिल्कुल है। देखो फाइनली इसका मास m है, ये मान लो बेस लाइन, यहां पोटेंशियल एनर्जी 0, सेंटर ऑफ मास पे मास एक्ट करेगा यानी यहां से कितनी नीचे L बाई 2 पे। सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम जी एल बाई 2 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियली रेस्ट पे है 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी, ये बेस लाइन है तो इसकी तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हुई पर इसकी तो होगी। अब ये कितनी लेंथ है बच्चों, ये कितनी लेंथ है, हम थोड़ी देर पहले इसकी बात कर चुके हैं, म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू, ये लेंथ है। इसका मास कितना होगा? इतना ही मास हो जाएगा। कैसे निकालोगे? इसका मास निकाल सकते हो बिल्कुल आसानी से, बहुत इजी है सवाल। लेंथ L का मास m है तो म्यू L अपॉन 1 प्लस म्यू का मास कितना होगा m बाई एल इंटू म्यू L अपॉन 1 प्लस म्यू, यानी म्यू m अपॉन 1 प्लस म्यू, इसका मास मिल गया।
अब इसका मास कहां ऐड करेगा, सेंटर ऑफ मास पे, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, इस डिस्टेंस का भी आधा हो जाएगी, ये पूरी लेंथ म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू, तो ये कितना हो गया, इसका भी आधा। यानी अब आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो, एक तो माइनस होगी क्योंकि नीचे मास कितना है, म्यू एम अपॉन 1 प्लस म्यू इंटू जी इंटू एच कितना हुआ, म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 2, है ना, लेंथ कितनी होगी डिवाइडेड बाई 2। बस अब यहां से कैलकुलेशन करना है और आपको v की वैल्यू निकालनी है, बाकी सब वेरिएबल हैं, क्या पता आपको इनकी वैल्यूज दी होती है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या आखिरी क्वेश्चन एकदम क्लियर हुआ है? मैं फिर से बात करना चाहूंगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन हम लोग पिछले पार्ट में निकाले थे, म्यू एम जी एल अपॉन 1 प्लस म्यू का स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूरी चेन नीचे आ गई, वेलोसिटी v हाफ एम वी स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी पूरा मास m नीचे है, यहां सेंटर ऑफ मास लिया, लेंथ कितनी हुई l/2 माइनस एम जी एल/2 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियली हमने ये बेसलाइन मानी है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0, ये कितना मास होगा, l लेंथ का मास m, ये लेंथ कितनी होती है, ये लेंथ कितनी होती है, ये वाली लेंथ हम निकाल चुके हैं, म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू, तो हमने कहा इसका मास हो जाएगा म्यू एम अपॉन 1 प्लस म्यू, तो मास मिल गया। फिर हमने ये मास लिया इंटू जी इंटू ये हाइट टोटल कितनी है, ये पर सेंटर ऑफ मास पे हमको देखना चाहिए, मतलब ये कितना हो जाएगा, म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 2, तो म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 2 यहां लिख लिया। अब इसको सॉल्व करके यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ v। तो ये बात नहीं है कि यहाँ पे हम v का एक्सप्रेशन बनाएं, बात ये थी कि आपको ये क्वेश्चन हम समझाएं। सो ये था ये वीडियो जिसमें हमने चेन के रिलेटेड जितने भी वर्क एनर्जी थ्योरम या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्वेश्चंस थे आपको कराए। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।